जय हिंद। क्रैश कोर्स के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जियोग्राफी के चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के यूनिट क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क, जो हमारा है प्राकृतिक संसाधन। पिछली कक्षा में हमने इस चैप्टर का जो यूनिट 1 था उसको हमरा कवर करा दिया है। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देख ले। ठीक है, तो देखिए पिछली क्लास में बताए थे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक के द्वारा उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं मानव के जीवन में, ये सब क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल हुआ, हवा हुआ, ये सब क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अच्छा देखिए इसी में हमारा जो बनता है मृदा। प्राकृतिक संसाधन है चैप्टर का नाम, लेकिन इसमें सबसे अधिक हमको क्या पढ़ना है? मृदा के बारे में पढ़ना है, मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि मृदा किसे कहते हैं, इसके निर्माण कारकों को लिखे। ठीक है, पूछेगा मृदा क्या है, यह कैसे निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए मृदा किसे कहते हैं, यानी कि मिट्टी। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर जीव जंतु रहते हैं, यानी कि हम लोग रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मृदा बोलेंगे। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पर हम लोग यानी कि जीव जंतु रहता है उसे हम लोग मृदा कहेंगे। ठीक है, मृदा का जो निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण, पहला होता है उच्चावाच। ठीक है, उच्चावाच मतलब पठार होता है, उसी को उच्चावाच बोला जाता है। उसके बाद चट्टान, जलवायु, खनिज, कण और समय। मिट्टी के निर्माण में ये पांचों चीज काम आता है। ठीक है, तो मिट्टी के निर्माण का कारक क्या क्या होता है? तो उच्चावाच, चट्टान, जलवायु, खनिज, कण और समय, ये सब है मिट्टी के निर्माण के कारक। अब देखिए मृदा के प्रकार। तो याद रखिएगा कि मृदा का प्रकार कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। ठीक है, मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया, मतलब मृदा को वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो 5। मृदा के यानी कि मिट्टी के वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो 5। पहला होता है जलोढ़ मृदा, दूसरा होता है काली मृदा, तीसरा होता है लाल एवं पीली मिट्टी, और चौथा होता है लेटेराइट मिट्टी, और पांचवा होता है मरुस्थलीय मिट्टी। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? तो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? जलोढ़ मृदा बोलेंगे या जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है खादर मृदा और दूसरा होता है बांगर मिट्टी। ठीक है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। तो देखिए खादर मिट्टी क्या होता है? तो नई मिट्टी को है ना, नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहेंगे। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहेंगे, और पुरानी मिट्टी को क्या बोलेंगे? बांगर मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, देखिए खादर जो मिट्टी है ना, उसका निर्माण जो है नदियों के प्रभाव से होता है, लेकिन बांगर का मिट्टी का निर्माण नदियों के बहाव से नहीं होता है। खादर मिट्टी का निर्माण नदियों के बहाव से होता है, लेकिन बांगर मिट्टी का निर्माण नदियों के बहाव से नहीं होता है। अब देखिए खादर मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है खादर मिट्टी। वहीं बांगर मिट्टी पूछे तो याद रखिएगा पंजाब एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो आप अंतर भी लिख सकते हैं, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर भी यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं। देखिए पूछेगा क्वेश्चन कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? तो इतना लिख दीजिएगा, नदियों से बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी या मृदा कहते हैं। अब इसमें कौन सी फसलें बोई जाती है और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आप लिख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं प्रमुख फसलें बोई जाती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब आइए काली मृदा। याद रखिएगा काली मृदा को हम लोग रेंगूर मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंगूर मृदा भी बोलते हैं या रेंगूर मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, यह सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो मुंबई में पाई जाती है, यानी कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए काली मृदा क्या होता है? बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से, बेसाल्ट चट्टानों के विघटन यानी कि टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काली मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, काली मिट्टी में जो प्रमुख फसलें बोई जाती है वो होती है कपास। कपास को हम लोग उजला सोना भी कहते। पूछेगा कि उजला सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद गन्ना भी बोया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मुंबई महाराष्ट्र में पाई जाती है, याद रहेगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगूर मिट्टी है। ठीक है, रेंगूर मृदा। अब आइए तीसरा क्या है? लाल एवं पीली मृदा। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस मिट्टी का रंग लाल और पीला हो।
जिस मिट्टी का रंग लाल और पीला हो उसे हम लोग लाल एवं पीली मिट्टी कहते हैं। या अग्नीय चट्टान से जिस मृदा का निर्माण होता है, अग्नीय चट्टान के टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाल एवं पीली मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए लेटेराइट मृदा। ठीक है, उच्च ताप यानी कि अधिक गर्मी वाले क्षेत्र और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेराइट मृदा बोलेंगे। तो वो क्षेत्र कौन कौन है, तो देखिए केरल है, इसमें अधिक गर्मी पड़ती है, तमिलनाडु है, इसमें अधिक गर्मी पड़ती है और अधिक वर्षा होती है। तो इसी क्षेत्र में हमारा लेटेराइट मृदा पाया जाता है। पूछेगा लेटेराइट मृदा में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, तो याद रखिएगा काजू, चाय और कहवा, इस प्रकार की फसलें लेटेराइट मृदा में बोई जाती है। हमारा जो लास्ट है मृदा का प्रकार वो देखिए मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा यानी कि मरा हुआ जो जमीन हो उसे मरुस्थलीय मृदा बोलेंगे। ठीक है, सिंपल में याद रखिएगा बलुई मिट्टी को, सिंपल में क्या याद रखिएगा, बलुई मिट्टी को ही क्या बोलेंगे, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। क्या होता है, रेगिस्तान। ठीक है, तो रेगिस्तान में क्या पाया जाता है, तो बालू पाया जाता है, यानी कि बलुई मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मरुस्थलीय मृदा बोलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में, भारत के किस राज्य में बताइए, तो याद रखिएगा राजस्थान। कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, अच्छा देखिए मरुस्थलीय मृदा में कौन सी फसलें बोई जाती है, तो खेजड़ी का वृक्ष और कैक्टस, ये सब प्रकार की फसलें बोई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में तो पाया जाता है सबसे अधिक। उसके बाद देखिए कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी हरियाणा, ठीक है, और उत्तरी गुजरात में ये सब मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मृदा, जितना इस पे बनने वाला था वो बता दिए। ठीक है, अच्छा और बताइएगा कि नई जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो खादर। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, नई जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देख लेते हैं। और तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछेगा कि भू संरक्षण के उपाय को लिखे, या मृदा संरक्षण के किन्हीं दो उपाय को लिखे। ठीक है, या पूछेगा भूमि निम्न करने की समस्याओं को लिखे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि भू संरक्षण के उपाय या भूमि निम्न करने के संरक्षण के उपाय को लिखे या मृदा संरक्षण के उपाय को लिखे। तो आप लिख सकते हैं नंबर 1 में समुच्च कृषि या सोपानी कृषि, दूसरा नंबर में लिख सकते हैं पट्टिकानु कृषि, तीसरा नंबर में लिख सकते हैं वनोरोपण, और चौथा में लिख सकते हैं फसल चक्रण। अच्छा देखिए समुच्च कृषि या सोपानी कृषि क्या है, पूछेगा समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, या मृदा संरक्षण में समुच्च कृषि का क्या भूमिका है। ठीक है, पूछेगा मृदा संरक्षण में समुच्च कृषि इस प्रकार सहायक है। ठीक है, या समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, तो देखिएगा मृदा के अपरदन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में किए जाने वाले कृषि पद्धति को क्या बोलते हैं, सोपानी कृषि या समुच्चय कृषि। सोपानी कृषि को हम लोग सीढ़ी नुमा खेती भी कहा जाता है। वैसा कृषि जिसमें फसल को सीढ़ी बना कर बोया जाता है उसको सोपानी कृषि, सीढ़ी नुमा कृषि, समुच्चय कृषि कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पर्वत वाले जो क्षेत्र होता है, जैसे ही वर्षा होगा, वर्षा से क्या होगा, मिट्टी बहने लगेगा, जैसे सीढ़ी बना देगा तो वो रुक जाएगा मिट्टी। ठीक है, तो उसी प्रकार से खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा जो खेती कहाँ की जाती है, तो उत्तराखंड में किया जाता है, उत्तरांचल में। ठीक है, याद रखिएगा सोपानी कृषि को हम लोग सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में किए जाने वाले कृषि पद्धति को क्या बोलेंगे, समुच्चय कृषि या सोपानी कृषि भी कहेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए पट्टिकानु कृषि क्या होता है, तो वैसी कृषि जिसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांट कर खेती की जाती है। वैसी कृषि जिसमें बड़े बड़े जो खेत होते हैं, मतलब मान लीजिए 30 बीघा, 40 बीघा या 20 बीघा खेत में पट्टी बनाकर यानी कि कोला बनाकर, क्यारी बनाकर जो खेती की जाती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पट्टिकानु कृषि बोलेंगे। ठीक है, अच्छा पट्टिकानु कृषि है जो मृदा अपरदन को कैसे रोकेगा, जैसे कि पवन वाला जो क्षेत्र होता है ना, जहाँ हवा बहुत ज़्यादा तेज फैलता है, तो हवा क्या करता है, मिट्टी को उड़ा कर ले जाता है। तो पूछेगा पवन अपरदन को रोकने के लिए कौन सी कृषि पद्धति सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो लिखिएगा
पवन अपरदन को रोकने के लिए सबसे अधिक उपयोगी कृषि है पट्टिकानु कृषि। ठीक है, आगे देखिए, वनोरोपण मतलब पेड़ पौधा रोपेंगे तब ना मिट्टी को पकड़ कर रखेगा। ठीक है, और वर्षा होगा तब मिट्टी बहेगा नहीं, उसकी जड़ होगी, मिट्टी को कस के पकड़ के रखेगा। उसके बाद देखिए फसल चक्रण। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछेगा कि फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं, या मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है। तो याद रखिएगा, मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है या फसल चक्रण किसे कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, एक ऐसी कृषि पद्धति या एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसल बोई जाती है। कहने का मतलब एक साल के बाद दूसरे साल, जैसे इस साल अगर हम गेहूं बोए हैं तो अगले साल गेहूं न बोकर कुछ और फसल बोएंगे, इसी पद्धति को हम लोग क्या बोलेंगे, फसल चक्रण। इस प्रकार से क्या होता है, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है वो बनी रहती है, उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बना रहता है। ठीक है, याद रखिएगा कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो पहले फसल चक्रण का परिभाषा दे दीजिएगा, एक ऐसी कृषि पद्धति या एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसल बोई जाती है, उसे हम लोग फसल चक्रण कहते हैं। ठीक है, फसल चक्रण के कारण ही मृदा में यानी कि मिट्टी में पोषक तत्व बनी रहती है, यानी कि नमी बनी रहती है। ठीक है, समझे, एक खेत में अगर एक साल अगर हम मक्का किए हैं, दूसरा साल भी मक्का करेंगे तो उसमें क्या होगा, उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन है वो देखिए, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो लिखिएगा, संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। सही बात है कि संसाधन हम लोग के जीने का अधिकार है। ठीक है, संसाधन के बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। ठीक है, चाहे मोबाइल हो, चाहे बाइक हो, चाहे सड़क हो, ये सब संसाधन है। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता, जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधनों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। कहने का मतलब अगर हम सतत विकास यानी कि संसाधन को बचा कर रखेंगे तब ना हमारा जो आने वाला पीढ़ी होगा, भावी पीढ़ी होगा, जो भविष्य में आएगा, वो उस संसाधन का सही तरीके से उपयोग करेगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि सतत विकास की अवधारणा की क्या व्याख्या है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस चैप्टर से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बना, तो याद रखिएगा क्या क्या बना। हमारा पहला जो बना कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, नई मृदा को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, और पुरानी मृदा को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा काली मिट्टी को क्या, कौन सा मिट्टी कहा जाता है, रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे अधिक किस प्रकार की फसल उसमें बोई जाती है, पूछेगा काली मिट्टी में किस प्रकार की फसल बोई जाती है, तो कपास बोई जाती है। कपास को हम लोग उजला सोना भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन, लोहे की अधिक मात्रा किस मृदा में पाई जाती है, तो लेटेराइट मृदा में। लेटेराइट मृदा में लोहे की सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। बताइएगा कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्न करने का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक सिंचाई होती है तो भूमि निम्न करनी होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर का इतना ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हैं। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला था वो मैंने आप सभी को कवर करा दिया। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोग का जितना भी छूट गया है ना, वो रोज आप लोग को कवर कराया जाएगा। हर रोज इस चैप्टर पे नया नया वीडियो आते रहेगा, तो आप लोग हमारे इस क्रैश कोर्स सीरीज से बने रहिएगा। ठीक है, छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस चैनल पे आप सभी को पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, 100 ऑब्जेक्टिव पर 500 टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने कवर कराए हैं। अभी पार्ट 2 बना है। ठीक है, पार्ट 3 भी कल परसों में लोड हो जाएगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद।